चैनल, ये है आपका ब्यूटीफुल सा चैनल ब्राइट स्पार्क ट्यूटर। तो आज हम पढ़ेंगे आपकी कॉन्ट्रैक्ट लो, यानी कि आज आपकी कॉन्ट्रैक्ट लो की शुरुआत है। इससे पहले हमने इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल पढ़ी थी, स्टोरीज पढ़ी थी। तो आज हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट लो का फर्स्ट लेसन। वैसे कॉन्ट्रैक्ट लो थर्ड ईयर लॉ एलएलबी में आपका आई थिंक सेकेंड ईयर में है, एंड 5 ईयर एलएलबी में आपका थर्ड सेमेस्टर यानी सेकेंड ईयर में दे रखा है। तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ सिर्फ लॉज स्टूडेंट के लिए जरूरी नहीं है, हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो समाज का हिस्सा है। इसे हिंदी में संविदा कहते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टाइम बिना वेस्ट किए कि कॉन्ट्रैक्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ कब बनी थी। 1872 में बनी थी। डेट क्या है मैडम जी? हाँ जी, 1 सितंबर 1872 में कॉन्ट्रैक्ट लॉ तैयार की गई थी। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है मैम? है ना मैम, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये हमने टॉर्ट लॉ पढ़ी थी। आपने टॉर्ट पढ़ी? टॉर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। अगर आपने नहीं पढ़ी तो जाइए चैनल पे और टॉर्ट लॉ का एक पूरी प्लेलिस्ट है, उसको देखिए, क्योंकि ये लॉज हमारे लिए, ये सिर्फ एक वकील या फिर एलएलबी के स्टूडेंट के लिए जरूरी नहीं होती है। लॉज हमारे खुद के लिए भी जरूरी है। भाई समाज का हिस्सा लॉज किसके लिए बनाई गई? आपके लिए। तो जानना आपका कर्तव्य है। अधिकार आपके पास है, आई नो दैट आपके पास अधिकार है। 6 मौलिक अधिकार है आपके पास। 6 है, 7 है? बताना जरा कमेंट में मुझे कितने हैं। ठीक है, इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट तो भाई कानून है, हमें जानना जरूरी है। तो 1 सितंबर 1872 में बनी, यानी कि आपकी कॉन्ट्रैक्ट लॉ ब्रिटिश काल में बनी थी। 1872 में हम आजाद हो गए थे क्या? हुए थे या नहीं? बताना जरूर मुझे। ठीक है, और इसमें टोटल सेक्शन कितने हैं? 266, 266 टोटल सेक्शन है। ओके, सबको पता चल गया। संविदा कानून के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अ कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट इन एन एक्शनेबल प्रोमिसी एंड promises every such promise involve two parties। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है? कोई प्रॉमिस हो सकता है, जैसे कि मेरी मम्मा ने मुझसे बोला था बचपन में, मतलब बोला था नहीं, बोलती है, सबकी मम्मा बोलती है। ठीक है, जैसे हमसे बोलते हैं कि बेटा आप फर्स्ट पोजीशन लाओ, आपको ना बहुत प्यारी सी डॉल दिलाएंगे, हाँ आपको साइकिल दिलाएंगे। प्रॉमिस बेटा, प्रॉमिस, है ना? तो ये क्या हो गया? प्रॉमिस। और नहीं दिलवाई तो क्या आप केस कर दोगे? करोगे या नहीं? हाँ कि ना? चलो समझते हैं कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, कि आप उनसे पैसा वसूल सकते कि नहीं वसूल सकते, उन पे सूट डाल सकते कि नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कंसिस्ट एक्शनेबल प्रॉमिस या फिर बहुत सारे प्रॉमिसेस हैं जिसमें सच प्रॉमिस इन्वॉल्व टू पार्टीज। ये ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्ट वही वैलिड है जहां पे 2 पार्टीज इन्वॉल्व हैं। इसके टर्म्स देखेंगे। सबसे पहले प्रपोजल। मान लीजिए कि आपके पास प्रपोजल आया। कौन सा वाला प्रपोजल? भाई किसी डील का प्रपोजल, ओके, किसी और पे नहीं जाना है हमने। ठीक है, सबसे पहले आपके पास प्रपोजल आया क्या कि बेटा मम्मी आती है, बहन आती है हमारी, बहन प्लीज किचन की सफाई कर दे, है ना, मैं तेरे को ना मैगी बनाकर दूंगी पक्का। ठीक है, प्रॉमिस। प्रपोजल करेगी तो मैं तुझे बनाकर दूंगी, नहीं करेगी तो नहीं दूंगी। प्रपोजल आया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, चल बस बर्तन लगा दूंगी, लड़कियों का काम है ना। तो एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे प्रॉमिसी और प्रॉमिसर 2 लोग बन गए। प्रॉमिसर जिसने प्रॉमिस किया, मी सिस्टर, और प्रॉमिसी मैं। ठीक है, चलो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, हमारे बीच कंसिडरेशन मिल गया। क्या अग्रीमेंट हुआ है? अग्रीमेंट हुआ है? नहीं हुआ भाई, उसने प्रॉमिस किया है। मान लो मैंने किचन की सफाई कर दी, बर्तन लगा दिए, सब कर दिया, उसके बाद आगे कहती है चल मैं तो नहीं बना रही तेरे लिए मैगी, मैं क्यों बनाऊं? तो अब मैं क्या जाके अदालत में खड़ी हो जाऊंगी क्या कि भाई नहीं देखो इसने मुझसे मैगी के लिए बोला, जैसा प्लीज आप ना इसको सजा दो और इसने मुझे कंपनसेशन दिलाओ। ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बोलते हैं प्रपोजल आया, ठीक है, एक्सेप्टेंस किया, ओके डन, कंसिडरेशन बन गया, आपके बीच में एक प्रॉमिस बन चुका है। अब इस प्रॉमिस को आपने अग्रीमेंट में साइन किया, कि अग्रीमेंट में साइन कर दिया, ठीक है। लाइक अग्रीमेंट पता ही तो है क्या होता है। अब अग्रीमेंट में साइन कर दिया, लिखा कहाँ है कि अग्रीमेंट में साइन करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। चलो तो हम जानेंगे कि अग्रीमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कैसे। आखिर अभी तो अग्रीमेंट बना है ना, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना? हाँ, तो कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। अग्रीमेंट में तो नहीं हो रही है, हमने अग्रीमेंट जैसे शादी में तो टाइप अग्रीमेंट टाइप की तो होती है ना, उसने ये कर दिया, उसने कर दिया, ठीक है, डाइवोर्स या फिर शादी हो गई।
अग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशन इतनी नहीं लिखी होती है। अग्रीमेंट के बाद जब वो इन्फोर्स होता है, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम पढ़ेंगे कि हम अग्रीमेंट तक पहुंच गए थे, हम अग्रीमेंट के बाद इन्फोर्सेबल बाय लॉ, गेटिंग माय पॉइंट, इन्फोर्सेबल बाय लॉ कॉन्ट्रैक्ट क्या बनी, यानी कि जब इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है तो वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। when an agreement enforceable by law said to be contract। ठीक है मैम, समझ गई मैं तो, समझ गया मैं तो कि आपने बोला है जो अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ का वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अच्छा भाई वकील है हम तो, हाँ पता है मुझे वकील है आप, वैसे मैं भी स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो अग्रीमेंट जो है आपने बता दिया, ठीक है मैडम। अब ये बताओ दलीलों के साथ काम करते हैं हम, कहाँ लिखा है, कैसे माने आपकी बातों पे यकीन, मानो क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ के सेक्शन 2 में लिखा है। बिल्कुल सेक्शन 2 में लिखा है कि एक अग्रीमेंट जब इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा, लॉ से इन्फोर्सेबल होगा, कोर्ट से जुडिशरी से इन्फोर्स होगा, वो कहलाएगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट। फाइनली पता चल गया कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ना, कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनता है एग्रीमेंट से। हम तो सोच रहे थे कि मैं तो अपनी बहन पे भी केस कर देती, हाँ मुझे कॉन्ट्रैक्ट कराना चाहिए था, फिर मुझे कंपनसेशन मिल जाती अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। पर मैम एक बात समझ नहीं आती, हमारे पास 2 टाइप के एग्रीमेंट होते हैं, वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। हमारे पास तो क्या वॉइड एग्रीमेंट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, चलो बताते हैं इसके बारे में। void agreement कौन सा होगा, does not create any right and obligations। These are many of the differences agreement and contract। So what's the difference agreement and contract? Okay, I tell you, does not create any rights and obligations, literally does not create। So and whenever create the right and obligations, so we can say that is a void contract, not एग्रीमेंट। ओके, यानी कि जब कोई भी अग्रीमेंट कहीं पर भी क्रिएट नहीं करता राइट और ऑब्लिगेशंस, आपके कुछ अधिकार या कुछ ऑब्लिगेशंस को क्रिएट नहीं कर रहा है क्या अग्रीमेंट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, वो सिर्फ एक वॉइड अग्रीमेंट है, ठीक है। जहां पे इसने वो राइट और ऑब्लिगेशन क्रिएट कर दिए वहां वो बन गया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या बन गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। नाउ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ एंड क्रिएट द राइट एंड ऑब्लिगेशन। गॉट इट नाउ मैम, समझ में आ गया भाई, मजा आ गए, ठीक है। इतना आया समझ में, तीनों ये सारी टर्म्स आपको समझ में आए, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, कंसीडरेशन एंड अग्रीमेंट। समझ में आ गई मैम, आ गई, ओके ओके बेटा ओके। नाउ सबसे पहले हमने क्या करना है, अब पढ़ना है एसेंशियल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एसेंशियल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, यानी कि हम कैसे समझे मैम ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है। हाँ बताते हैं, सब्र करो बेटे। हमें पता चल गया एग्रीमेंट क्या है, वॉइड एग्रीमेंट क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है। ओके मैम हम लिख देंगे भाई, अब तो यूं नहीं लिख पाओगे, भी टर्म्स एंड कंडीशन जाननी जरूरी है बेटे। नेक्स्ट वीडियो में हम और इसके बारे में पढ़ेंगे, टेंशन ना लो, बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे साथ में। तो इसमें क्या करना है, एसेंशियल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 10 कहता है, मैडम जी वकील है हम, दलीलों के साथ बात करेंगे। ओके बेटे दलीलों के साथ बात करेंगे, टेंशन ना लो। कहाँ लिखा है भाई, बताओ, हम तो दलील देखते हैं सीधा, है ना। तो एसेंशियल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस फर्स्ट होना जरूरी है। अगर आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है कोई तो उसमें ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए। यानी मैम मुझे किसी ने ऑफर किया, क्या मेरे साथ ये वाला कॉन्ट्रैक्ट करोगी, मैंने सोचा करना चाहिए बेटा, फायदा तो है, मैंने एक्सेप्ट किया, यस मैं करूंगी, आई विल, ओके आई विल डू दिस, ओके। देन उसके बाद यहाँ पे आपकी इंटेंशन आ जाती है, यहाँ आपकी इंटेंशन क्रिएट हो जाती है लीगल रिलेशन के साथ। हमने क्या करा, प्रपोजल आया, एक्सेप्ट करा, ओके जी, ऑफर आया, एक्सेप्ट करा। देन एक्सेप्ट के बाद हमारे
हमारे बीच कंसिडरेशन बन चुका है। कंसिडरेशन के बाद हमने अग्रीमेंट कर लिया है। अग्रीमेंट को हमने अगर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस पे टर्म्स एंड कंडीशन में इंटर्नशिप यानी कि आपने क्रिएट किए लीगल रिलेशन, यहाँ पे कुछ राइट्स से हमारे कुछ ऑब्लिगेशंस हुए। यहाँ पे हमने सेकेंडली हमने क्या करा, इंटेंशन के साथ हमने क्रिएट करे कुछ लीगल रिलेशन हमारे बीच में कि देखो मान लेते हैं आपने मेरे पास आए हो, आप में से कोई और कहा मैम इतनी क्लासेस हैं, या क्लासेस का लेके हम उदाहरण लेते हैं कि मुझे ना इतने बैग सिलवाने हैं या इतनी ड्रेस सिलवानी है, आपको देना है कम से कम 21 जनवरी तक, ठीक है 21 जन तक आपको ही देने। ओके जी, मैंने एक्सेप्ट किया, मैं आपके बैग सिलूंगी, ठीक है। या ए ने बी को बोला, ए बी को बोलते तो हमें समझ में नहीं आती केस तो, है ना। तो हमने बोला क्या कि ठीक है मैं आपको 21 जन तक आपको ये बैग सिलकर दे दूंगी। बट ऐसा हुआ कि मैं 21 जन तक वो बैग नहीं सिल पाई। उससे पहले हमने, क्योंकि आपने मुझे ऑफर दिया, मैंने आपका एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट के बाद कंसिडरेशन बना, हमने अग्रीमेंट किया कि 21 जन तक हम क्या करेंगे, मैं आपको बैग सिल कर दूंगी, आप बदले में इसके मुझे आपके जो पैसे बैठ रहे थे वो 50,000 बैठ रहे थे, ठीक है। पर आपने मुझे डाउन पेमेंट करवा दी, कितनी 25,000 आपने मुझे डाउन पेमेंट करा दी, ऑलरेडी करा दिया, बची कितनी 25,000। मैंने कहा, आपने बोला क्या इसके बाद जब आप मुझे बैग दे देंगे आपको मैं आधी पेमेंट और दे दूंगी। ओके, मैंने बोला ठीक है, ओके ओके ओके। उसके बाद आपने बोला अब 21 जनवरी आ चुकी है और मेरे से बैग नहीं सिल पाया, शायद मेरे फैमिली इशू था, व्हाटएवर कोई भी इशू था, मेरे को खुद को बीमारी होती तो मैं नहीं सिल पाई। अब हमारे बीच जो एग्रीमेंट हुआ था ना, वो आपने लीगली अगर करवाया था तो आप उसके अंदर ये टर्म्स एंड कंडीशन आपने लिखवाई थी कि यदि 21 जनवरी तक नहीं सिला बैग्स तो आपको मैं क्या करूंगी, प्लस आपके डाउन पेमेंट प्लस आपके कच्चे माल की जो भी था, आपके कच्चे माल का पेमेंट थी, कितना पैसा लगा, कितना कुछ हुआ, वो सब मैं आपको चुकाऊंगी विद कंपनसेशन। क्योंकि मैंने यहाँ क्या करा है बेटा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है ना, तो मैं चुकाऊंगी आपको। एग्जाम्पल है, वैसे नहीं चुकाऊंगी मैं क्यों चुकाऊं, है ना, एग्जाम्पल है। तो एग्रीमेंट में क्या हुआ, एग्रीमेंट में ऐसा हुआ, उसके बाद आपने यानी कि यहाँ पे गेटिंग माय पॉइंट, यहाँ पे क्या हुआ, आपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी, दैट्स व्हाई यहाँ पे आपकी क्रिएट लीगल रिलेशन हो गया, हम दोनों के बीच में लीगल रिलेशन हो गए, तो ये क्या कहलाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, जब हमारा ऑफर एक्सेप्टेंस हुआ था तो यहाँ पे कंसिडरेशन लॉफुल होगा, क्योंकि हमने वहां पे क्या करा, बाय जुडिशरी बाय लॉ हमने इसको इन्फोर्सेबल बाय लॉ करा। नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज, यहाँ पे कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज, कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना, ठीक है, वो सारी चीजें लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे तभी हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चैनल के साथ जुड़े रहें, और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत तो लगती है, तो लाइक तो करिए पसंद आती है तो आपको, ठीक है। कमेंट्स कीजिए अगर किसी और सब्जेक्ट पे, किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, या इनमें से ही कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, ओके। इसके बाद हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, भाई कैसे हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट। मैम आपने बता दिया मैम कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, आपने बता दिया किस तरीके से होता है, आपने बता दिया कि इसके लिए क्या क्या चीजें जरूरत होती है, आपने ये भी बता दिया कि वैलिड कब होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स तो बताओ, बिल्कुल बताएंगे भाई। प्लूरैलिटी यानी कि प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन, प्लूरल यानी कि दो लोगों की आवश्यकता है, बिल्कुल है। खुद से तो मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती साइन कि तुमने ये कर लिया तो ये कर लेना, ये कर लिया तो ये कर लेना, खुद को पनिश भी नहीं कर सकती, बावले थोड़ी है, नहीं ना। तो हमें क्या चाहिए, प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन चाहिए, यानी कि दो पर्सन का होना जरूरी। देखो प्रॉमिसर का, प्रॉमिसी की, प्रॉमिसर जो प्रपोजल देता है और प्रॉमिसी जो एक्सेप्ट करता है, मीटिंग ऑफ माइंड। और भाई जो कॉन्ट्रैक्ट हो कॉमन सेंस हो, ऐसा ना हो कि तू बर्तन धो दे और भाई मैं मैगी बना के दे दूंगी तुम्हें, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है भाई, पागल नहीं बनो, कॉमन सेंस वाला कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर मेरा काम करेगा ना तो कोई एक चॉकलेट दूंगी, है ना, कॉमन सेंस वाला कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंसीडरेशन, कंसीडरेशन का क्या कि आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसीडरेशन होना चाहिए, यानी कि प्रपोजल एक्सेप्टेंस के बाद आपके बीच एक प्रतिफल बनना चाहिए, आप दोनों एक दूसरे के लिए लायबल होने चाहिए, उसके बाद आपका कंसीडरेशन बन जाएगा। अग्रीमेंट के साथ साथ
आपका इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। सो हमने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इसमें क्या क्या आते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ले लिया स्क्रीनशॉट। उसके बाद आप क्या करना, अब इसको इसी तरीके से, ये मैंने पूरे चैप्टर को शॉर्ट नोट्स में डिफाइन कर दिया है, बहुत अच्छे से इसको इस तरीके से लिख लेना। आई होप कि आपको मेरी राइटिंग समझ में आ रही होगी, डॉक्टर जैसी नहीं लग रही होगी। ठीक है, अगर बाई चांस कुछ नहीं आते समझ तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा आपको कोई और वीडियो चाहिए, कुछ इसी के टॉपिक से रिलेटेड कोई डीप टॉपिक समझना है कि इस लॉस भी हम डिफाइन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वरना वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, आप बोर ना हो जाओ इसलिए। ठीक है, और बस बने रहिए, पढ़ते रहिए, एग्जाम्स करीब है, फिर तो लगता है कोई बात नहीं। ठीक है, कर लोगे आप, बहुत अच्छे से कर लोगे। आपके साथ भाई, आप मेरे साथ हो, मैं आपके साथ हूँ, हमेशा ब्राइट स्पार्क ट्यूटर तो है ही आपके साथ। ठीक है, बाकी आपको किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, ओके बाय।